एक चीज़ आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो काइंडली एक छोटा सा काम ये करें कि अपने नाम के आखिर में या शुरू में, बाकी लोगों ने वैसे आखिर में लिखा है, तो आप लोग भी आखिर में अपना रोल नंबर लिख लें। ये कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, तो आप लोग भी लिख लें। इससे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाती है। अच्छा जी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो लेक्चर ताकि शुरू कर सकें, ठीक है? नहीं, इधर अटेंडेंस ना लिखें, अपने ये जो आपके वो हैं यूज़र नेम है, जैसे अब्दुल कादिर है, तो वो अपने नाम के साथ आप लिख लें, अब्दुल कादिर, और उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या जैसे दानिश रियाज़ 11689। ये मैं अटेंडेंस खुद ही डाउनलोड कर लूँगा, तो उससे मेरे पास सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं बेसिकली एज़ अ होल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। हमने, अगर आपको याद हो, तो मुख्तलिफ एरियाज़ को डिस्कस किया था, की एरियाज़ जिनको कहते हैं, और उनमें हम जो है जिन मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ पे एक-एक करके पहुँचे थे। वो थे, अगर आपको शुरू से याद हो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन मैनेजमेंट था, कि हम प्रोजेक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें मुख्तलिफ टुकड़ों को तक़सीम करते हैं, और उसके बाद पहला काम ये होता है कि ये बाद में मर्ज कैसे होने हैं। सेकंड था एज़ अ होल स्कोप की अरेंजमेंट थोड़ा-सा ये इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वेरीफ़ाई करती है कि हमारे पास जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स हैं, टास्क्स हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टाइम या रिसोर्सेज़ ज़ाया करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हों, जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के करीब ले जा रहे हों। नेक्स्ट हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने शेड्यूल को किया था। ये जो टाइम है, ये इससे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड एक एक्टिविटी है। हम ये देखते हैं कि यार, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कोप डिफाइंड है, तो कितना टाइम लगेगा और हर एक टास्क को कितना टाइम देना चाहिए। मोर और लेस मेन गोल ये होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ये सारी कहानी जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि इस पे अब, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज डिसाइड हो गई, टास्क डिसाइड हो गए, रिसोर्सेज को यूज करते हुए टास्क को कंप्लीट किसने करना है, ये भी मोर और लेस डिसाइड हो गया। वो प्रोजेक्ट के वो गैंट चार्ट वगैरह जब बनते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अमूमन, यार इस पे कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है? तो ये हमने लास्ट टॉपिक में, अगर आपको याद है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट का किया था कि हम कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं। ये जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, मेनली इनमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए आपके, जिसको हम आप कह सकते हैं नॉलेज कह सकते हैं। उसके अलावा इंट्यूशन, और फॉर एग्जाम्पल एज अ होल आप कह सकते हैं उस डोमेन की एक्सपर्टीज कि यार इस चीज़ पे इससे पास्ट में कितना एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल टाइम लगा है, तो आप एक्सपेक्टेड टाइम बता सकते हैं। तो हर एक जगह पे स्कोप डॉक्यूमेंट आपकी हो गई और एसआरएस डॉक्यूमेंट हो गई, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप उनको यूज करें और उनकी बेसिस पे डिसीजन लें। ये तमाम एक्टिविटी का जो हमारे पास मोर और लेस क्रक्स आता है, वो एक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं टाइमलाइन, या ये क्या कहते हैं उसको, गैंट चार्ट के फॉर्म में आता है, जिसमें हमारे पास तमाम सब टास्क लिखे होते हैं, सब मॉड्यूल्स कहते हैं, उनके सामने उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखे होते हैं कि हमने कौन सी टीम्स या कौन से पर्सन हमने डेजिग्नेट किए हैं कि इन्होंने ये काम करना है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर कॉस्ट है, तो हमने कॉस्ट की अपनी एक डॉक्यूमेंट बनाई होती है, जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा और उसने कब तक परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम पहुंच गए, मतलब हमने यानी कि इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम और कॉस्ट को डिसाइड कर लिया होता है, और इसके बाद हम इन सेंस वो आप कह सकते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। हम क्लाइंट को कह देते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतनी देर, इतना टाइम और इतना पैसा लगेगा फॉर एग्जाम्पल। अमूमन जब क्लाइंट इस पे राज़ी हो जाता है, कुछ चीज़ों को निकालता है ताकि टाइम को या कॉस्ट को मीट कर सके, कुछ चीज़ों को वो फॉर एग्जाम्पल मैनेज करने की कोशिश करता है कि यार फॉर एग्जाम्पल ये ना करो या इसके बजाय ये कर लो, तो उसको रीथिंक किया जाता है, रीडू किया जाता है। यहाँ पे आके मतलब ये एक्टिविटीज़ जब फाइनलाइज़ हो जाएँ, हम मोर और लेस ये कह सकते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अमूमन जब प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम क्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। क्वालिटी मोर और लेस वो चीज़ होती है जो कि प्रोजेक्ट की इनिशियलाइज़ेशन के बाद एक्ट करती है। ये सारी चीज़ें उससे पहले होती हैं, इसके बाद ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारे सारे बजट्स, एस्टिमेट्स और प्रोजेक्ट का प्लान डिसाइड हो चुका है। अब हमने उसकी क्वालिटी को कंट्रोल, मॉनिटर और कंट्रोल करना है।
तो आज जो हमारा लेक्चर है ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में है। ये भी इम्पोर्टेंट टास्क में आता है। ये एक रिकरेंट या कंटिन्यूअसली रनिंग एक्टिविटी होती है अमूमन। अच्छा, अमूमन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो है, जब भी अब हम कहें कि यार ये फेल हुआ है या ये कामयाब नहीं था या ये फ्लॉप था, अमूमन ये जो स्टेटमेंट होती है, ये जो आपका क्लाइंट या कस्टमर होता है या यूज़र होता है, ये वो डिसाइड करता है। जैसे हो सकता है आपने बहुत कटिंग एज सॉफ्टवेयर बनाया हो, बहुत क्विक सॉफ्टवेयर बनाया हो, बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर बनाया हो, लेकिन अगर वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को या एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता, तो अमूमन हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट एक फेल्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें मतलब बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल दी जाती है, लेकिन आपकी जो आप कह सकते हैं याददाश्त में होगा, एक मशहूर सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 8। मतलब उसको आप देखें तो उसमें कोई कमी नहीं थी। वो विंडोज़ 7 के ऊपर बिल्ड था। विंडोज़ 7 दुनिया के सबसे मशहूर और स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। ये मोर और लेस वो वाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिधर आपके सर्वर और जो डेस्कटॉप थे वो एक जैसा कोर पे चल रहे थे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो विंडोज़ 2000 का सर्वर होता था और विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ मिलेनियम एडिशन और विंडोज़ विस्टा ये होते थे। विंडोज़ 7 मतलब पहला उनका स्टेप था जिस पे उन्होंने कहा कि यार सब कुछ इंटीग्रेट होना चाहिए और एक एक जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो विंडोज़ का, वो वही हो जो जो फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस वाले या सिक्योरिटी वाले सर्वर्स में होता है। तो वहाँ पे आके वो दोनों मर्ज कर गए थे। तो इमेजिन करें एक प्रोडक्ट इतनी मशहूर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड हो, उसी को आगे लेके चल रही हो, लेकिन जब उसको यूज़र्स ने इंस्टॉल किया तो उन्होंने देखा हमारे सामने एक नया इंटरफ़ेस है, मेट्रो इंटरफ़ेस। तो वो उनको नहीं पसंद आया, वो उनकी एक्सपेक्टेशन से हट के था क्योंकि वो तो स्टार्ट मेन्यू की आदी थी। उसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि यार उसको यूज़र्स ने कहा यार ये एक तरह से फ्लॉप प्रोडक्ट है। तो विदिन 1 ईयर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ से मुराद ये कि उसकी नई आइटरेशन विंडोज़ 8.1 निकाली जो कि उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करती थी कुछ हद तक। इससे मुराद ये है कि उन्होंने उसको रिवाइज़ किया और उसको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लाने की कोशिश की। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करके उन्होंने या प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करके उन्होंने अचीव किया। अब ये क्वालिटी क्या चीज़ है, ठीक है? मतलब हमने ये कहा कि यार दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई लेकिन वो फ्लॉप हो गई। किस वजह से? वो उसने क्वालिटी को मीट नहीं किया। तो हम ये डिस्कस करते हैं क्वालिटी क्या चीज़ है। तो आई होप कि आप लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, सीवी या एसक्यूए। वो बेसिकली बहुत डिटेल में आपको बताता है कि क्वालिटी का जो वर्ड है ये क्या है और सॉफ्टवेयर में क्वालिटी क्या होती है। तो वो अगर आप रिकॉल करें, वो 6 बड़े पैरामीटर्स हैं जिनको आप माइंड में रखें, तो आप कहते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ये चीज़ होती है। लेकिन इसकी कहानी मोर और लेस आप ऐसा कह सकते हैं कि आज आके यूज़र्स पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी वो वो मैट्रिक्स या वो मेज़रमेंट है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को कितना सैटिस्फाई करता है। ठीक है? यूज़र ने एक्सपेक्टेशंस कब दी होती हैं? उसने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के वक़्त दी होती हैं या डिज़ाइन के वक़्त दी होती हैं। तो ये एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक वेबसाइट जो भी है, ये यूज़र्स की वो जो डिमांड्स थी जो उसने स्पेसिफाई की थी, उनसे कितना मिलता-जुलता है, उनसे कितना उसको सैटिस्फाई करता है, इसको हम क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी को फिर 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। रिलायबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनको आप माइंड में रख के मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। अब ये जो क्वालिटी है, इसको भी मेज़र करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। मतलब ऐसा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब विंडोज़ 8.1 को या 8 को हमने कहा कि फ्लॉप विंडोज़ है, तो हमने कहा डेस्कटॉप यूज़र्स ने उसको रिजेक्ट किया। हो सकता है सर्वर्स पे किसी ने कहा कि ठीक है यार, जैसा विंडोज़ एक्सपी था वैसे ही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या जो पावर यूज़र्स थे आप कह सकते हैं। जो हमारे पास जो डेस्कटॉप यूज़र्स थे उन्होंने वो किया उसको रिजेक्ट। हम इसीलिए कहते हैं कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कि एज़ अ होल हम ये कहेंगे इन कंडीशंस में ये सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अमूमन ये जो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप मोस्ट हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये यूजेबल नहीं था। तो हमारा ये गोल होता है कि हम ये कंडीशंस भी जानते हों, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जानते हो कि ये सॉफ्टवेयर कब और किसने यूज़ करना है। और साथ में हम ये जानते हो कि यार ये सॉफ्टवेयर किन चीज़ों को सैटिस्फाई करे, तो हम उसको कहेंगे यार ये प्रोडक्ट जो है सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट उन्होंने
डिज़ाइन किया। अच्छा, एज़ अ होल जब एक बार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी क्वालिटी के अलावा ये जो पहले हमने चीज़ें डिस्कस की प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स, उसके बाद उसका टाइम, उसका स्केड्यूल, उसका स्कोप, ये सब कुछ जब डिसाइड हो जाता है और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये बेसिकली एक सब एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है, जो कि कंटिन्यूअसली होती रहती है। इस प्रोसेस को अमूमन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एसक्यूए या सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग भी कहते हैं। एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि डिजाइन के साथ ही शुरू होता है अमूमन और उसके बाद आखिर तक जाता है उस तक जो आपका टेस्टिंग का फेज होता है वो उसकी अल्टीमेट गोल होता है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूअसली आपके सॉफ्टवेयर को ऑडिट करता है। ऑडिट इन द सेंस कि यार ये क्या हो रहा है, उसको बार-बार देखता है कि हर बंदे ने एक्टिविटी कैसे की है, क्या जैसे डॉक्यूमेंटेड था वैसे की है, क्या जिस तरह के स्टैंडर्ड्स डिफाइन है IEEE के कह लें या ACM के कह लें या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पाशा एक सॉफ्टवेयर हाउसेस को देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक किए हैं या नहीं। सब कुछ जब स्टैंडर्ड के मुताबिक होता रहता है तो ये कहता है ओके एवरीथिंग इज ओके ओके। जहाँ भी वो थोड़ा सा डिविएट करता है तो वो कहता है कि यार ये डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा डिविएट कर रहा है और इसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की क्वालिटी का मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, ये एसक्यूए जो है उसका सब पार्ट है। अमूमन इसमें ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो हम कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, इसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सी प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, अमूमन एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है क्यूसी पास, क्यूसी लिखा होता है और उसके सामने पास लिखा होता है। तो इसी तरह जिस तरह सॉफ्टवेयर जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट में क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक होता है, इस तरह सॉफ्टवेयर में भी क्वालिटी चेक होता है। तो अमूमन जब सॉफ्टवेयर के एक-एक मॉड्यूल को लिखा जा रहा होता है, तो हम कहते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल को पास किया है या नहीं किया। ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल है, ये मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ टूल्स और टेक्निक्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी मदद से हम इंश्योर करते हैं ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक लिखा गया है और बिल्कुल ठीक तरह से लिखा इन अ सेंस वो प्रोसेस कर रहा है अपना। आज हम ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है, इसमें देखेंगे कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक हो गया? ये सारे काम आप ऐसा कह सकते हैं, जो चीज़ें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको अचीव करने के लिए होते हैं, जिसमें ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी और इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के क्वालिटी मॉडल्स हैं, उनको अचीव करता है। अच्छा जी, अमूमन ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कंटीन्यूअसली एक लूप में होता रहता है, लेकिन ये एक स्टेप वाइज़ प्रोसेस है। सबसे पहले जिस तरह बाकी तमाम प्रोसेस हैं, तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं हमने किन चीज़ों की क्वालिटी चेक करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हमने कोड की क्वालिटी चेक करनी है, क्या एग्ज़ीक्यूटिबल्स की क्वालिटी चेक करनी है, क्या हमने डॉक्यूमेंटेशन की भी क्वालिटी चेक करनी है या नहीं, ये हम ऐसा-ऐसा उनको मेंशन कर लेते हैं और साथ में प्रायोरिटी दे देते हैं किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंटरप्राइज़ एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की उतनी ही क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है जितना कोड की क्वालिटी का। लेकिन उसके मुकाबले में आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें जो जैसे रोबस्ट एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपके एफआईपीज़ होते हैं या इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो क्विकली बनाने होते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में आपने बनाने होते हैं। अमूमन उसमें आप कोड की बजाय आप इंटरेस्टेड होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी ज़रूरी नहीं होती। आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक्सटेंशन में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो जो क्या कहते हैं उसको एक्सटेंसिबिलिटी या मॉडिफाइबिलिटी उन प्रोडक्ट्स में। आप सिंपल इवन बहुत से केसेस में सिक्योरिटी में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आप सबसे पहले कहते हैं मार्केट किया जाए। वो जो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि यार डिपेंड करता है कि कौन-सी कंडीशन में सॉफ्टवेयर ने यूज़ होना है, ठीक हो गया? ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस वाली जो बात थी। तो ये इम्पोर्टेंट होती है कि यार हम ये किन-किन चीज़ों को माइंड में रख के आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्लान होता है, पहले सबसे पहले इसको डिवाइस किया जाता है। अमूमन ये जो क्वालिटी चेक की जाती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आप कोड लिख रहे हैं और खुद ही आपको पता चल जाए ये अच्छा सॉफ्टवेयर लिखा है या नहीं। अमूमन ये एक्टिव प्रोसेस इन इन द सेंस आपको इंटरैक्ट करना पड़ता है। आप जाते हैं और किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। हमारा जो क्वालिटी का एज़ अ होल या क्वालिटी एश्योरेंस के जितने भी प्रोसेस है, ये टेस्टिंग के ज़रिए अचीव होता है। तो हम अमूमन टेस्ट को प्लान करते हैं कि यार हमने किन-किन चीज़ों को टेस्ट करना है।
उस टेस्ट में डिफेक्ट अगर मिलेगा तो हमने कितना उसको सीवियर वो करना है और ये टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट होंगे, उनको मतलब कितने 5 बार करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो अमूमन ये जो क्वालिटी है, ये टेस्टिंग पे डिपेंड करती है। इस एज़ अ होल क्वालिटी को हम ये कनेक्ट करते हैं कि ये टेस्टिंग के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो जब हम इस प्लानिंग करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो इसमें किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, किन की जिनकी बेसिस पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि हमने ये प्लान डिवाइस करना है। तो जो अब तक हमने एक्टिविटी कर ली है, जितने भी प्लान्स हमने डिवाइस कर लिए हैं, वो एक-एक करके इसमें इनपुट का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि सबसे पहले स्कोप क्या है एज़ अ होल इस प्रोजेक्ट का। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट का स्कोप है कि आपने सिंपल एक चैट एप्लीकेशन बनानी है, तो हम कहेंगे यार ये तो बहुत आसान काम है, इसको सिंपल तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं ये बहुत बड़ी एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन है, इसने किसी बड़ी एप्लीकेशन जैसे एचबीएल के जो एटीएम मशीन है, ये इसने उसके साथ कनेक्ट होना है और इसको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिस्टम्स भी ठीक काम करते रहें। तो हम कहेंगे इसका स्कोप थोड़ा-सा वाइड है, बड़ा है, उसमें हमें स्कोप का भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि हमने फिर उन इंटरफ़ेसेस को भी टेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल, क्योंकि अगर आपको शेड्यूल अलाउ करता है और शेड्यूल में फॉर्मल टेस्टिंग के लिए कितना टाइम रखा गया और कब स्टार्ट करने का प्लान किया गया, उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है क्या ये क्वालिटी कितनी हाई होगी। अगर आपने टेस्टिंग को ज़्यादा टाइम दिया और बिल्कुल स्टार्ट में ही जैसे डिज़ाइन के वक़्त ही स्टार्ट कर दिया, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट टेस्टिंग से गुज़रेगा और क्वालिटी को इंश्योर कर रहा होगा। लेकिन इमेजिन करें आपने टेस्टिंग को शेड्यूल में बिल्कुल आखिर में रखा हुआ है, तो उसपे डिपेंड करता है कि यार इसको तो फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल आखिर में एक्टिवेट किया गया और सिर्फ़ 2 महीने या 2 हफ़्ते दिए गए हैं, तो ये कितनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकता है। तो नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास ये कॉस्ट। कॉस्ट में मेनली इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप देखते हैं कि यार क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी टेस्टिंग को कितना बजट दिया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें कि एक सॉफ्टवेयर फर्म है, उसमें 4 डेवलपर्स हैं। उन 4 डेवलपर्स को कहा हुआ है कि यार बस तुम लोग जब भी कोड कर लो, आधे घंटे के लिए एक-दूसरे का कोड देख लेना और क्वालिटी इंश्योर करना। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि आपने एक डेडिकेटेड टीम बिठाई हुई हो 5-10 डेवलपर्स की, कि यार आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपने इंश्योर करना है कि हमारे पास जो कोड लिखा जा रहा है वो आपने कुछ सारा दिन कुछ नहीं करना। आपने हर रोज़ एज़ होल क्वालिटी को इंश्योर करते रहना है। तो आपने यानी कि बंदे एक्स्ट्रा हायर कर लिए, एचआर की कॉस्ट। हो सकता है इसके बाद आपने कोई एंटरप्राइज़ टूल्स खरीदे हों, जैसे जे यूनिट है या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बड़ा महँगा टूल हो गया, जिसको आपने खरीदा हो कि यार हमारे सॉफ्टवेयर को कंटीन्यूअसली रिग्रेशन टेस्टिंग करते रहो। ये मुख्तलिफ तरह के खर्चे हो सकते हैं, तो आपने देखना है कि आपका बजट कितना बजट उसको अलाउ कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सी रिसोर्सेज़ हायर की हुई हैं, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस कर रही हैं, जैसे बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस में एसक्यूए की टीम्स होती हैं। तो हो सकता है उस केस में हम कहें कि यार ये अच्छा एक प्रोजेक्ट प्लान बनेगा। ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो स्टेक होल्डर्स हो गए, इन जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमने ये देखना होता है कि स्टेक होल्डर्स क्या अपना रिकॉर्ड इन इन मतलब इन सेंस इंसर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इमेजिन करें कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्वालिटी का मतलब ये है कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन को मीट करना, और इमेजिन करें आप इस स्टेक होल्डर को शामिल ही नहीं करते। जब आपने डिज़ाइन किया, जब आपने कोडिंग की, आपने इसको शामिल ही नहीं किया। तो जब आपने उसको शामिल ही नहीं किया, स्टेक होल्डर ने कुछ इनपुट नहीं देनी, तो आप क्वालिटी को कैसे मीट करेंगे? आपको आखिर में जाके प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट अगर एक बीटा वर्ज़न रिलीज़ कर देता और कहता कि यार ये देखो हमने इस तरह की विंडोज़ 8 प्लान की हुई है, 2 साल बाद आने वाली है। तो हो सकता है उनको वो हेडेक बच जाता, उनको यूज़र्स से फीडबैक मिल जाता और इतनी हज़ारों डिस्क को हो गई या हज़ारों कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने की जो कॉस्ट थी वो बच जाती उनकी। जैसे अब आप देखें तो विंडोज़ 10 में उन्होंने ये फीचर डाला हुआ है, उसमें है एक इनसाइडर्स प्रीव्यू। आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यार नेक्स्ट वर्ज़न ऑफ विंडोज़ कैसा होने वाला है, कैसा नज़र आने वाला है। इससे आप इनपुट दे सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट सीख रहा है ऐसा-ऐसा। तो आप स्टेक होल्डर्स को किस वक़्त और कब इंक्लूड करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क रजिस्टर। अब डिपेंड करता है, अगर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी के किसी पैरामीटर पे कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो कितना रिस्क आपको
लेना पड़ रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने देखें 3-4 साल बाद में हमें 4 साल बाद विंडोज 7 के विंडोज 8 को रिलीज किया था। तो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने कितना मटेरियल फॉर एग्जांपल डेवलप किया होगा, कितने डेवलपर्स को साइन किया होगा कि यार आप लोग ये विंडोज 8 बनाएं, क्योंकि वो सब कुछ एक तरह से आप कहें जाया तो नहीं गई, लेकिन एक तरह से मेहनत आप कह सकते हैं वो जाया चली जाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कि कितने रिस्क ले सकते हैं। जैसे विंडोज 8.1 में सिर्फ मेट्रो इंटरफेस को चेंज किया गया और उन्होंने साल के अंदर अंदर लॉन्च कर दी थी। तो उन्होंने शायद यूआई यूजर इंटरफेस डिजाइन करने की जो टीम है उसका खर्चा उनको डबल पड़ गया होगा। उन्होंने जल्दी से जब विंडोज 8 फ्लॉप हुई तो जल्दी से उनको बिठा के कहा यार जल्दी से इनको क्विकली वो करो, एनहेंस करो ताकि हम इसको चेंज कर सकें। नेक्स्ट इनपुट हमारे पास आ जाती है कि यार जो हमारी रिक्वायरमेंट्स की एसआरएस की डॉक्यूमेंट है वो कितनी डिटेल्ड है, क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिकली पता हो, जैसे एक सर्वे किया गया होता विंडोज 7 की यूजर्स विंडोज का जो स्टार्ट मेन्यू है हद से ज्यादा यूज करते हैं, सब कुछ उसी पे करते हैं, उनको कोई और डेस्कटॉप वाले क्लिक्स या ये इतने मीनिंगफुल नहीं लगते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, तो ये मेनली इससे मेनली ये हो गया कि आपकी रिक्वायरमेंट में बहुत क्लियरली लिखा होगा कि यार आपने किन चीज़ों को मीट करना है ताकि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेग हो, उसमें डिटेल्स ना दी हो, जैसे लिखा हो कि यार यूजर्स एप्लीकेशन को एक्टिवेट करते हैं, ये नहीं लिखा कि यार स्टार्ट मेन्यू से एक्टिवेट करते हैं, तो आपके पास डिटेल नहीं है, या आपने कहा अच्छा कोई भी तरीका हो मैं टास्क बार बना दूंगा या फॉर एग्जांपल ऐप ड्रॉअर बना दूंगा, जैसे एंड्रॉइड में या विंडोज 8 में होता था कि आपके तमाम चीजें बड़े बड़े आइकन्स बने हुए हैं, आप किसी आइकन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो आपकी एज अ होल वो जो रिक्वायरमेंट है वो वेग हो तो आपकी आखिर में प्रोडक्ट उस तरह की नहीं बनती जैसे आपके यूजर्स ने चाहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट आपके इंटरप्राइज के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि ये आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कह रही है उसके अपने फैक्टर्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, हम उसको कहते हैं यार हमने टेस्टिंग करनी है और डिजाइन से लेकर आखिर तक कोड की और जो कंपाइल होकर एग्जीक्यूटिव बनेंगे सबकी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन आपकी एनवायरनमेंट आपको अलाउ नहीं करती, यानी कि आपके पास इतने बंदे नहीं है या आपका बजट इतना नहीं है या फॉर एग्जांपल आपके उधर ये क्या कहते हैं उसको क्वालिटी एश्योरेंस का एज सच कोई कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता। ये चीजें मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया या पाकिस्तान में देखें तो अमूमन ये कहा जाता है कि लो क्वालिटी कोड लिखा जाता है, तो यहाँ आपका एंटरप्राइज कल्चर बहुत डिफरेंट है। इसके मुकाबले में आप देखें तो यूरोप में या अमेरिका में अमूमन ये होता है कि आप लोग आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अमूमन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर किया जाता है। जी जी। अच्छा, अमूमन नेक्स्ट आ जाता है सबसे आखिर में इनपुट प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, यानी कि इससे पहले क्या आपने ऐसी कोई एक्टिविटीज की थी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा आपके मॉड्यूल्स हो, जैसे एक बड़ी ऐप बना रहे हैं उसके कोई 7-8 ऐसे मॉड्यूल्स हो जो पहले से आप बना चुके हैं। वो एसेट्स जो है इन एसेंस आप कह सकते हैं कि यार आपने उस प्रोसेस से सीखा होगा, उसको बनाते हुए कुछ सीखा होगा, या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत श्योर होंगे यार इसको एज इट इज यूज कर लो। जैसे ये विंडोज की एग्जांपल है तो विंडोज 10 में कोई मतलब 80-90% सब कुछ वैसा ही है जैसे विंडोज 8 में था या 8.1 में था, उसको सिंपल थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। तो आप इन एसेट्स को दोबारा रीयूज करते हैं तो आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है और उनकी क्वालिटी पे आप श्योर होते हैं, क्योंकि विंडोज 8 फॉर एग्जांपल आप कहें कि 2013 में और 14 में आई थी तो आपने कहा कि यार ये 6 साल से लोग यूज कर रहे हैं, 2020 में हम रिलीज करते हैं और हम श्योर हैं कि यार इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये तमाम चीजें इनपुट का रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टेक्निक्स या वो टूल्स जिनकी मदद से हम क्वालिटी को आप कह सकते हैं कि क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं या क्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं। अमूमन सबसे पहले होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को फॉर एग्जाम्पल हम जब देखना चाहते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले होता है कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यार इस चीज पे फॉर एग्जांपल मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ इसका म, मतलब इन एसेंस वो बेनिफिट क्या है। जैसे विंडोज के केस में देखें तो विंडोज ने कहा कि यार अगर फॉर एग्जांपल हमने जीयूआई को चेंज नहीं करना, इस पे हमने वो नहीं करना, तो हमारी बेनिफिट हमारा बेनिफिट कितना होगा।
तो आप देखें तो विंडोज़ जो है मोस्टली डेस्कटॉप या जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनके इस्तेमाल में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स उसको एक्सेप्ट ना करते, तो वो मैक की तरफ या फॉर एग्ज़ाम्पल लिनक्स की तरफ जाना शुरू हो जाते। तो उनके लिए यूआई को चेंज करना हद से ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी का पैरामीटर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कि उस क्वालिटी को यानी कि यूआई को चेंज करने में कितना नुकसान हो रहा है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि हो सकता है वो जो फ़ायदा जिसको हम फ़ायदा कह रहे हैं कि मुझसे यूज़र्स चले ना जाएँ, मेरे यूज़र्स इधर-उधर ना हो जाएँ, वो आपको इस चीज़ में नुकसान दे देंगे कि उसको अचीव करते हुए आप अपने बजट को एक्सीड कर लोगे। अच्छा जी। हाँ, ये जो 2 चीज़ें इनमें कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। पहला वाला ये कहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, किसी भी एक आइटम को, किसी भी एक वो को उस पे जो मेहनत लगी हुई है, क्या उसका मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है? जैसे वो विंडोज़ की एग्ज़ाम्पल आज के लेक्चर में हम दे रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूआई को अगर विंडोज़ 8.1 में या विंडोज़ 9 में अगर मैं चेंज करता हूँ, तो ये कितना फ़ायदा देगा? तो उस केस में आप देखें तो विंडोज़ के यूआई की वजह से ही विंडोज़ 8 फ्लॉप हुई थी, तो उसको आप कह सकते हैं उन्होंने इस तरह से कहा कि हम इसको हर हाल में बेहतर बनाएँगे, अदरवाइज़ इससे हमारी सारे कस्टमर्स भाग जाएँगे, किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएँगे। तो हम इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि इस चीज़ की क्वालिटी को अच्छा करने पे कितना जो जो खर्चा आ रहा है, वो कितना फ़ायदेमंद है। जो हम उसपे लगा बेनिफिट जो हमसे हमें मिलना है जैसे मोर कस्टमर्स कह लें या इंक्रीज प्रॉफिट्स कह लें इस केस में जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है तो अब विंडोज के केस में देखें तो सबसे ज्यादा डेस्कटॉप्स पे यूज होती है तो उन्होंने कहा नहीं हमारे अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ये बेच ही नहीं सकते ये सॉफ्टवेयर को कोई खरीदेगा ही नहीं या मतलब इसके यूजर्स कम हो जाएंगे और नेक्स्ट पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो जो टास्क जो हमने कह दिया कि यार ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और इसको अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे कितना खर्चा आ रहा है? कि अगर हम इसको करें करें तो क्या ये वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विंडोज़ का जीयूआई दोबारा बनाना, वो जो फ़ायदा हम हमारा लॉस हो रहा था या फ़ायदा होने वाला है, क्या उसके बराबर है या नहीं? जैसे अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2 करोड़ लगा के यूआई की चेंज किया तो क्या वो यूज़र्स के वापस आने से 2 करोड़ कमा भी रहे थे या नहीं? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खर्चा कर लेते हैं, लेकिन वो खर्चा उस प्रॉफ़िट से ज़्यादा होता है, जो आपने म तो अमूमन आप उसको विथड्रॉ कर लेते हैं, नई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ये तो इन अ सेंस टेक्निक्स हो गई, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, जिनको माइंड में रखते हुए हम अपने ये देखते हैं, क्या कहते हैं उसको देखते हैं कि यार एफ किसी भी एक चीज़ के इफ़ेक्ट किन-किन चीज़ों पे हो सकते हैं, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। एक को कहते हैं कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम्स उसमें ये होता है कि आप हर एक मॉड्यूल या हर एक एफआर और एनएफआर को माइंड में रखते हुए देखते हैं कि यार एक इसमें अगर क्वालिटी हाई हो तो किन-किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, अगर इसमें क्वालिटी लो हो तो किन-किन चीज़ों में बिल्कुल नुकसान होगा। अमूमन इसमें ये मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स यूज़ होते हैं जिसको आप मतलब अगर सर्च करें तो एक है फिश बोन डायग्राम्स स्कीवर डायग्राम्स और इसके अलावा मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं। ये मेनली 1 मिनट यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये फ़िश ये मैं ज़ूम कर रहा हूँ, आई होप आपको नज़र आएगा। ये मेनली कॉज़ एंड इफ़ेक्ट डायग्राम ये फ़िश डायग्राम है। इसमें अमूमन ये होता है कि आप बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस है, ये चल रहा है और इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैरामीटर चेंज होता है, तो किन-किन वैल्यूज़ पे असर पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हैं हमारे पास दूसरे आ जाते हैं फ्लो चार्ट्स बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। फ्लो चार्ट्स में बेसिकली इनपुट और आउटपुट का पता चलता है। तो ये जो सीक्वेंस डायग्राम कह लें या एक्टिविटी डायग्राम कह लें, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि अगर मैंने मॉड्यूल नंबर 5 नहीं बनाया, तो किन-किन और मॉड्यूल्स पे असर पड़ रहा है, ये किनको इनपुट दे रहा है, ये किनके लिए आउटपुट इसकी आउटपुट किन के लिए इनपुट का दर्जा रखती है। तो आप ये देखते हैं कि यार इसकी कौन-सी एक्टिविटीज़ औरों पे असरअंदाज होती हैं, तो इसमें फ्लो चार्ट जो है बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेक शीट्स बेसिकली एक ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें आप
डिसाइड करते हैं कि यार किन 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 एफर्ट्स को कंप्लीट करने से मैं फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी को अचीव कर रहा हूँ, किन एफर्ट्स को कंप्लीट करने या एन एफर्ट्स को कंप्लीट करने से मैं मेंटेनेंस को या स्केलेबिलिटी को या सिक्योरिटी को अचीव कर रहा हूँ। तो एक तरह से आपके पास तमाम फैक्ट्स के अगेंस्ट आप देखते हैं क्वालिटी के पैरामीटर्स एसक्यूई में देखते हैं कि क्वालिटी के पैरामीटर्स अचीव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये परेतो डायग्राम्स होते हैं। इसमें अमूमन ये होता है, ये जो चेक शीट्स हैं, ये इनके साथ कनेक्टेड डायग्राम्स हैं। ये बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इनमें से किसी भी पैरामीटर, जैसे किसी भी पैरामीटर में कोई नुकसान होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल यार ये इसका कोडर हमारे पास चला गया है, तो इसी वजह से रिलायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो ये आपको कॉजेज बताता है ताकि आप उसका अल्टरनेट बता सकें। एक मिनट ये है, ठीक है? ये चेक शीट्स है। एक तरह से आप ये कैटेगरी हो गई, यहाँ पे आप एसक्यूई के वो 6 पैरामीटर्स कह लें या 6 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं, एट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। उसके बाद आप बताते हैं कि यार इस एट्रीब्यूट में किन-किन चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है, और अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं